हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, कॉमनली नोन एज एपी, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ एपी, I'll discuss or give you a short introduction about sequence of numbers. What do we mean? Because AP is also a sequence of numbers arranged in a particular manner. ठीक है? Then about AP we will be studying later on. First understand what do we mean by sequence of numbers, right? Sequence of numbers is nothing but it is actually an arrangement of numbers in a particular way such that their arrangement can be defined using a rule. Okay, एक particular rule हम उसको define कर देते हैं जिससे कि हम उस नंबर उस सीक्वेंस के किसी भी पोजीशन के नंबर को जान सकें. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहला यहाँ पे जो मैंने लिए हैं दो एग्जांपल्स लिए हैं, पहला है 1 3 5 7. अगर ये एक सीक्वेंस है. क्यों एक सीक्वेंस है? क्योंकि इसका हर एक नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया. ऐसा नहीं है कि हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, देन ऑल ऑफ अ सडन 11 लिखा. मींस उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, उनके अपीयरेंस के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, राइट? सो इसी तरीके से अगर मैं इस पहले वाले सीक्वेंस को लूं, जैसे कि हम बात करते हैं 1 3 5 7. अब देखो इसका 19th टर्म जानना है, राइट? तो मेरे पास में एक ऐसा रूल होना चाहिए कि मैं उस सीक्वेंस से किसी भी एक नंबर को वो रूल यूज करके जान सकूं, राइट? तो चलिए ये पहला वाला सीक्वेंस लेते हैं एंड वी विल फॉर्मुलेट अ रूल, अ जनरल रूल फॉर दिस सीक्वेंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पहला मेरा एग्जांपल है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. ओके, चलिए इसके लिए एक रूल डिफाइन करते हैं. ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 1, राइट? सेकेंड ऑन दैट जनरली हम कोई रूल अप्लाई नहीं करते. हालांकि जब मेरा रूल आ जाएगा, व्हेन आई फॉर्मुलेट अ रूल फॉर दिस गिवन सीक्वेंस, देन आई विल बी एबल टू फाइंड इवन द फर्स्ट नंबर, एनी नंबर यूजिंग दैट पर्टिकुलर रूल. ठीक है, अभी के लिए A1 को ऐसे ही रखिए. A2 से हम देखिए किस तरीके से A2 को A1 की टर्म्स में लिखते हैं. A2 इज 3 which can be written as 1 plus 2, which can also be written as 1 is what? A1. A1 plus 2 को मैं 2 into 1 भी लिख सकती हूँ. लिख सकते हैं. Writing 2 और 2 into 1 it's one and the same thing. ठीक है. Similarly, second term of this sequence it is 5, which can be written as 1 plus 4, which can be written as A1 plus 2 into 2. ठीक है, लिख सकती हूँ ना मैं फोर्थ टर्म को, सॉरी इसकी जो थर्ड टर्म है उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ. 5 है, 5 को 1 plus 4 कर दिया. 1 plus 4 को मैंने क्या लिखा? 1 को वैल्यू मैंने A1 से ले ली, मतलब A1 रख दिया 1 की जगह, एंड 4 को 2 into 2. ठीक है. सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है A4 क्या है मेरा इधर 7 can be written as 1 plus 6, which can again be written as A1 plus 2 into 3. ठीक है. अब इसी को ही देखते हुए क्या मैं AN निकाल सकती हूँ? AN क्या होगा मेरा? कंपेयर करते जाइए इनको. तो क्या है? A1 तो देखिए आप हर टर्म में आ ही रहा है, तो राइट इट डाउन A1. AN को निकालने के लिए भी मुझे A1 चाहिए. A1 लिखेंगे प्लस 2, हर सीक्वेंस के हर नंबर पे आ ही रहा है तो 2 भी आएगा. एंड दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय सी. The second term of this sequence is multiplied by in this. To find the second term of the sequence, 2 is multiplied by 1. To find the third term of this sequence, 2 is multiplied by 2.
Similarly, to get the nth term, 2 will be multiplied by n minus 1. So this is the general rule that will be defining this sequence. Okay, coming on to the next example. Example 2, it is given as 1, 4, 9, 16 and so on. ठीक है, अब इस सीक्वेंस को भी मेरे को डिफाइन करना है. A1 इज इक्वल्स टू 1, A2 क्या है 4, जिसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. A3 इज 9 or I can write it as 3 square of 3, right? So what will be the nth term? N square. So what happened? I defined this series in the according to a particular rule, right? So this is said to be the sequence of numbers or arrangement of numbers, right? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर या तो सीक्वेंस दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसका nth टर्म से फॉर इंस्टेंस 15 टर्म 10th टर्म आप मुझे बताइए, या उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि है ना, एक आपको जनरल रूल दे दिया जाएगा. नहीं सॉरी, एक तो ये आएगा कि जनरल रूल देके आपको एक नंबर पूछा जाएगा और सीक्वेंस का, और एल्स यू विल गेट सेम वे अ सीरीज in which you have to formulate a rule. ठीक है, जैसे हमने इस वाले में निकाला, इसमें निकाला, इसी तरीके से अब हम एक सम कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी रूल दिया हुआ है और हमें मतलब उसका कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है. ठीक है, ठीक है. फाइंड 18th term of a sequence given by an is equals to n. यहाँ पे हमारा क्या किया है कि रूल ऑलरेडी दे दिया है और उस पे बेस्ड हमको रूल हमको ऑलरेडी दे दिया है और हमें एक उसका पर्टिकुलर टर्म निकालना है. अब 18 टर्म ऑफ द सीक्वेंस यहाँ पे a n दे दिया है हमको, n प्लस 3 n प्लस 4. a n की जगह में को 18th टर्म निकालना है तो 18 लिखेंगे n की जगह पे. which is equals to 18 into 18 plus 3 is 21 and here it is 22. Okay, so cut it down. 9 times 11 प्राइम नंबर आ गया, अब कुछ नहीं कटेगा. तो 9 into 21 it is 189 upon 11 which is my answer. Okay, क्योंकि मेरे पास में एक पर्टिकुलर रूल दिया गया था, इसीलिए मैं इस सीक्वेंस का कोई सा भी पर्टिकुलर नंबर जान पाऊँ. राइट, नाउ स्विचिंग ऑन टू एपी, बिकॉज एपीबी में भी जो नंबर्स दिए गए होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिए गए होते हैं. राइट, उनके बीच में रिलेशनशिप होता है. राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी. व्हाट इज एपी? AP is a sequence such that each term exceeds its preceding term by a constant number d over here. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता दूं पहले, ये अपन इसको बाद में करेंगे. एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे.
पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है कि सपोज एक सीक्वेंस दे रखा है, से फॉर इंस्टेंस अ सीक्वेंस गिवन इज A1 A2 A3 such that it's there is a constant number एक इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, सच दैट देयर इज अ कांस्टेंट नंबर d, और इस d से कैसे रिलेटेड है हमारा हर एक नंबर इस सीक्वेंस का, वो देखेंगे। A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस d, A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस d, A4 is equals to A3 plus d. What does it mean? ठीक है, और I would say an is equals to an minus 1 plus d. यानी कि now again understand this definition of AP. You will be able to understand now. AP is a sequence such that its each term exceeds its preceding term by a constant number d. ठीक है, यानी कि इट्स ईच टर्म एक्सीड्स इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय डी। मतलब मेरे सेकंड टर्म में अगर मैं डी नंबर ऐड कर दूं, सॉरी फर्स्ट नंबर में मैं अगर डी ऐड कर दूं तो मुझे सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर में अगर मैं डी ऐड कर दूं तो मेरे को थर्ड नंबर आ जाएगा, यानी कि उसका हर एक नंबर उस सीरीज का इट्स एक्सीडिंग बाय अ कांस्टेंट नंबर। चलिए अब इसी कंसेप्ट को ना एक एग्जाम्पल, ये जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है इसको हम एक एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। ठीक है, से फॉर इंस्टेंस मेरे पास में एक सीक्वेंस दे रखा है whose half the numbers as 1 5 9 15 then 19 then 26। ओके, ये मुझे एक सीरीज दे रखे, एक नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दे रखा है और मुझे बोला गया है कि ये एपी में एपी में है कि नहीं जानने के लिए। इस तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने उसका डेफिनेशन क्या बोलता है एपी का, कि उसका हर एक जो नंबर है वो एक्सीड करना चाहिए उसके प्रीसीडिंग नंबर से एक कांस्टेंट नंबर, मतलब कि डी से ही एक्सीड करना चाहिए, वो जो नंबर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो 1 plus 4 is 5. So looking onto the first and the second digit of this sequence, what we find that the constant number by which each number should exceed its preceding term in this series should be 4, क्योंकि मैंने जब A2 माइनस A1 करके देखा तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया कि हर एक डिजिट हर एक नंबर उस सीक्वेंस का 4 से ही एक्सीड करेगा अपने पहले वाले नंबर से। 5 और 9 के बीच में देखूं तो भी ये चीज सेटिस्फाइड होती है। 9 माइनस 5 इज 4। नाउ कमिंग ऑन टू दिस 15 एंड 9 एंड 15, इसमें अगर मैं देखूंगी कि 15 माइनस 9 अगर मैं देखूं तो दैट इज 6, which doesn't satisfy the definition of AP. So this given sequence of numbers is not an AP. ओके, ये सीक्वेंस को मैं एक पर्टिकुलर रूल से डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें रैंडम नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले वाले सीक्वेंस के लिए लिया था, दैट वाज 1 4 9 16। अगर मैं इस वाले इस वाले सीक्वेंस को अगर मैं देखने जाऊं तो इसमें भी लाइक दे आर स्क्वायर्स ऑफ n, राइट। दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज ये सेकंड पोजीशन पे, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस नंबर 4, this is 2 का square, then this is 3 का square and so on. But this is a sequence of numbers, this is a particular arrangement of numbers, but this arrangement is not an AP because it is not satisfying the definition of AP.
Okay, so now let us find out do some examples on AP so that आपको ये वाला concept definition of AP ज़्यादा clear हो, right? To find whether a given sequence is in AP or not. चलिए ये एक sequence ये एक rule दे रखा है for an is equals to 4n plus 1 is a sequence of numbers. We have to find out whether that sequence is in AP or not. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपसे अभी just we have discussed that 1, 4, 9, 16 is a sequence of numbers, but yes, that is not in AP. Similarly, we have to find this for 4n plus 1 also. तो चलिए sort out करते हैं इसको. an given here is 4n plus 1. Now let us find first the numbers of this sequence. यहाँ पे an की जगह में a1 डाल के देखेंगे. फर्स्ट नंबर व्हाट इट विल बी, n जहाँ पे भी है वहाँ पे 1 डाल दीजिए तो 5 आ जाएगा. a2 को देखिए तो 4 into 2 plus 1 that is 9. a3 is 4 into 3 plus 1 that is 13. a4 is equals to 4 into 4 plus 1 that is 16 plus 1 17 and so on. तो अगर मैं इसको देखूं तो we can find out कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 4 का. इन दोनों के बीच में 4 एक कॉमन नंबर का डिफरेंस है. So we can see that this series a series given by this order or this rule is in AP, right? I repeat again, the series given by 4n plus 1 is in AP. Okay, now suppose ये तो ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल दे रखा था. सपोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल दे रखा हो स्क्वायर्स में और क्यूब्स में और पूछा जाए कि वेदर टेल मी वेदर दिस इज गिवन द गिवन रूल the numbers of this rule defined by this rule are in AP or not. For in that case what we will be doing, we will AP का एक कॉमन हमको मालूम है कि उनके बीच की जो नंबर्स हो मतलब वो जो नंबर्स है उनके बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है d. ठीक है, that should be constant. So what does it mean that कि a2 minus a1 should be equal to a3 माइनस a2. ठीक है, तो यही फाइंड करके देख लीजिए. यहाँ जब भी an दे रखा हो और an माइनस 1 निकाल दीजिए. ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, यानी कि वो n पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2 इज d एंड d वी ऑल नो इज अ कांस्टेंट नंबर. ठीक है, सिमिलरली an minus 1 and a minus an should again be a constant number, not dependent on n. ठीक है, क्योंकि n तो क्या होगा हर नंबर के साथ में चेंज होता जाएगा. a1 के साथ में 1 होगा, a2 के साथ में 2 होगा, इसीलिए उन दो को सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ तो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए. अगर मैं इस वाले एग्जांपल के लिए लेके देखूँ तो an मेरा दे रखा है 4n plus 1 and an minus 1 मेरा क्या होगा 4n minus 1 plus 1. n की जगह n minus 1 डाल दिया. So what I'll be getting, this implies an minus 1 is 4n minus 3 मतलब 4n minus 4 plus 1 that is minus 3. ठीक है, तो ये an आ गया और an minus 1 आ गया. तो अब an minus 1 minus an, we should get a constant term over here plus 1 or 4n minus 3. तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगी क्या हो जाएगा 4n plus 1 minus 4n plus 3. 4n से 4n कैंसिल हो गया and I am getting which is constant. और यही चीज which is a constant term independent of n. तो we can say that this given series this particular rule the series given by this particular rule is an AP.
और ये चीज हमने यहाँ पे पहले ही वेरीफाई कर ली थी, A1 A2 A3 इनके बीच में हमने देख भी लिया था कि कॉमन डिफरेंस 4 ही है, और वही मेरा आंसर भी आया। इसीलिए आई कैन से दैट द सीरीज गिवन बाय an equals to 4n plus 1 will be in AP. Now taking another example, that is an is equals to n square plus 1. Okay, my next example is an is equals to n square plus 1. ठीक है, अब इसके लिए an minus 1 निकालिए पहले आप, n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, n की जगह n minus 1 दे दिया हमने और कुछ नहीं। If I open this bracket, open the bracket, n minus 1 का होल स्क्वायर, n square minus 2n plus 1 and plus 1 again, which is actually equal to n square minus 2n plus 2. ठीक है, now perform the operation an minus an minus 1 is equals to an क्या है मेरा n square plus 1 minus of an minus 1 क्या था मेरा n square minus 2n plus 2, n open the brackets, n square plus 1 minus n square plus 2n minus 2, n square and minus n square cut it down, क्या बचा मेरा 2n minus 1. So an minus 1 is not a constant term, it will vary according to n. So the given the numbers given by this series is not in AP. Okay, clear? So this is the way that we can find out that whether a given series will be in a series given by a particular rule will be in AP or not. Okay, coming on to the next thing, that is justify whether the given sequence, again the same thing, it came 3n square plus 5 को मुझे देखना है कि वो AP में है कि नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, पहला ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है मेरा, an is equals to 3n square plus 5. I'll be doing one for you, these two you can take it in homework. Okay, take these two sums for homework, second and third I'll be solving one with you. Okay, 3n square plus 5, इसका भी an minus 1 निकालेंगे हम 3n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, सॉल्विंग इट फॉर an minus 1, what I'll be getting 3 in the bracket, I'll write it first, n square minus 2n plus 1 plus 5, which is equals to 3n square minus 6n plus 3 plus 5, which is equals to 3n square minus 6n plus 8. This is my an minus 1. Now an minus an minus 1 करो, that is an minus 1, which is equals to an हमारा यहाँ पे दे रखा है, कहाँ गया ये रहा 3n square plus 5, 3n square plus 5 minus of what my an minus 1 is 3n square. स्टूडेंट्स मैंने जो होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चंस आप प्लीज सॉल्व करके देखिएगा, और कोई सा भी इशू आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट पे मेंशन करिएगा एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू विद। ओके, फर्स्ट ट्राई फॉर दीस सम्स। इसमें देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n minus 8. Now 3n square and minus 3n square got cut. Now what I am left with 6n
and minus 3, which is not a constant term. The difference between an and its preceding term, that is an minus 1, is not a constant term. So these the series given by this rule is not an AP. Okay, remaining two sums you will be doing it on your own. Now जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर मैं देखूं तो क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा उसको? A1 तो कौन से, मतलब कि वो तो फर्स्ट टर्म ही रहती है. सेकंड टर्म हमने देखा कि इट शुड एक्सीड द प्रीसीडिंग टर्म बाय A1 प्लस डी. थर्ड टर्म क्या होता है? A1. ओके, थर्ड टर्म को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? A1 प्लस डी. ये A1 प्लस डी कैसे लिख दिया मैंने? चलिए इसको देखो. A3 अभी तक हमने क्या देखा था? रुकिए, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. हमने क्या दिया था, देखा था अभी तक? हमारे लिए था फर्स्ट टर्म थी मेरी A1, ठीक है, उसमें कुछ नहीं था. A2 क्या था? A1 प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं, एक्सीडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय डी. A3 क्या था मेरा? इट विल एक्सीड A2 बाय डी, A2 बाय डी, राइट. नाउ अब A2 की वैल्यू मैंने यहां से ले ली, लिखेंगे. चलिए उसको A1 की टर्म्स में अगर लिखूं तो A2 की जगह मैं A1 प्लस डी लिख सकते हैं, और ये वाला डी तो खुद का है ही, तो लिखिए इसको प्लस डी. सो A1 प्लस डी दैट इज A1 प्लस 2d. ओके, नाउ A4 is equals to A3 plus D. ठीक है, exceeding its preceding term by a constant number that is D. Okay, now A4 को मैं क्या, सॉरी A3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? A4 सॉरी इस A3 की जगह मैंने लिखा A2 प्लस D प्लस D. अब A2 की जगह को मैं A1 के फॉर्म में लिखूंगी तो A1 प्लस डी प्लस, और ये दोनों डी तो हैं, प्लस डी और प्लस डी. A4 की बात करें तो दिस इंप्लाइज A4 क्या आ गया? A1 प्लस 3d. ठीक है, अब यहाँ पे वापस से देखेंगे तो A1 तो आज रहेगा, उसको कोई रूल नहीं लगा. A2 क्या हो गया? A1 प्लस डी. A3 क्या हो गया? A1 प्लस 2d. A4 क्या हो गया? A1 plus 3d. So can I now find out what will be AN? AN will be A1 plus N minus 1d. Can I write it? Isn't it? Looking onto the format in which the numbers of the series are moving ahead, can I write it AN in terms of A1 and D as A1 plus N minus 1D? Right? वही चीज लिख ली है यहाँ पे, देख लीजिए आप, वही चीज हुआ यहाँ पे. ओके, अंडरस्टूड? चलिए, now for what values of N are the nth terms? Now we will be solving certain questions on the topic that we have studied right now, that is finding the nth term of an AP. Right, this is the question that was being asked in CBSE 2006. Okay, what does this question say is that for what values of N are the nth term of the given two APs? These two are in APs, right? Then for what value of N the nth terms of the given two APs are same. Okay, उनका कोई पर्टिकुलर टर्म है, कौन सा टर्म है जो कि इन दोनों की वैल्यू, AP की वैल्यू सेम होती है उस टाइम पे. तो से फॉर इंस्टेंस अगर मैं फर्स्ट AP लूं एंड आई एम डिनोटिंग इट विद AP1, उसका nth टर्म कैसे दिया जाएगा? A1 प्लस N minus 1 D1, और AP2 का nth टर्म कैसे दिया जाएगा? यहाँ पे A1 means A1 only, but I'll take it as dash.
ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए, प्लस n-1 d डैश। ओके, और यहाँ पे d1 की जगह क्या करिए, d ही रखिए। ओके, सो AP1 का nth टर्म A1 प्लस n-1 d एंड A1 डैश प्लस n-1 d डैश। अब इसका nth यहाँ पे क्या है, AP1 में क्या है, n और A1 और d क्या है, AP1 में क्या है, I'll write it in AP1, A1 is 1 and D is 6. Quite understood? 7 minus 1 6, 13 minus 7 6. ठीक है, and in AP2 में क्या है, A1 dash क्या है 69 and D dash क्या है 68 minus 69, that is A2 minus A1, that is minus of 1. So D dash is minus 1. अब इनके nth टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए। चलिए 1 plus n-1 into 6 is equals to 69 plus n-1 and d dash is -1। ठीक है, कुछ नहीं किया है, मुझे वो nth टर्म फाइंड करना जिसके लिए इन दोनों की वैल्यूज सेम होगी। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ AP1 I am equating it to nth term of AP2. I have to find that n. Okay? तो चलिए इसको सॉल्व करें हम। 1 प्लस 6n minus 6 is equals to 69 प्लस ब्रैकेट में रहने दीजिए, अभी इसको खोलेंगे जब हम, ये -n+1 हो जाएगा। ठीक है ना, -1 will be multiplied by n-1, so it will be -n+1. Okay, so sort it out on the LHS. It will be 6n minus 5 and on the RHS it will be 69 plus 1, here it will be 70 minus n. n सारे n वाले टर्म सारे LHS ले जाइए, कांस्टेंट टर्म्स ऑन द RHS, so it will be 6n plus n and 70 plus 5, so 6n plus n is equals to 7n, sorry 6n minus 5 here paper. Any issues here? Right? 69 plus 1, 70, fine. 70 minus n, it's okay over here. Okay, and here it will be 6n minus 6, so it will be the same. Okay, now it is n is equals to 70, which is not a whole number. ठीक है ना, 75 divided by 7 is not a whole number, so there doesn't exist any number for which the nth term of the given two series is equivalent. Okay, you can write it down in statement. This implies there is no term in the given two APs which is same. Okay, this way the question will be solved. Now students, switching on to the next question, that is which term of AP given as 5, 15, 25 and so on will be 130 more than its
31st term. ठीक है, you have to here what does it mean by the question? What the question is saying that which term, मतलब कि first we have to find the 31st term, okay, और उसमें उस 31st term में means solving this question you have to move from last towards first, right? तो सबसे पहले इसमें 31st term निकालेंगे. 31st term में 130 ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा then we have to again find that number is which term of this given series. Okay, first find the 31st term of this series, then add 130 to it, and then the new number which is formed we have to find that this number comes at what position in the given series. Okay, चलिए सॉल्व करते हैं इसे. Come on. स्टूडेंट्स, अच्छा ये भी 2006 में पूछा गया था, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. ओके, गिवन सीरीज इज 5, 15, 25 एंड सो ऑन. अब इस वाली सीरीज को देख के हमें मालूम ही चल रहा है कि A1 क्या है मेरा 5 एंड D is sorry not 5, 10. D is 10, 15 minus 5 is 10. Okay, now finding the 31st term, that is A 31st. A31 क्या ऐसा होगा? Wait, students. A1 plus 30D, A1 plus n minus 1D. So A31 will be A1 plus 30D. So A1 is 5 and D is 10. Putting up the values. 5 plus 30 into 10. That is equals to 305. Okay, so this is my 31st term of this given series. Okay, now adding 130 to this 31st term. This is A31. ठीक है, adding 130 to its 31st term, we get A31 plus 130, that is 305 plus 130. So what I am getting? 435. ठीक है, adding 130 to the 31st term. Now we have to find this 435 is which term of an AP. Okay, so right here what we are giving an, we know an is equals to a1 plus n minus 1 b. यहाँ पे a1 मुझे an ऑलरेडी दे रखा है, that is 435. Just 435 is equals to a1 here is 5. N I don't know, n I have to find it, and into 10. Okay, चलिए सॉल्व करें इसे. 435 is equals to 5 plus 10n minus 10, which is 10n. This implies that 10n is equals to 5 minus 10 will be minus 5. And minus 5 coming on to the 435 side, constant side, will be 435 plus 5. Okay, so what I got, 10n is equals to 440. This implies n is equals to 440 upon 10 is equals to 44. That means 44th term of this AP will be 435.
Okay, so this is what we are supposed to find out, that which term of AP. So 44th term of AP will be 130 more than its 31st term. Okay, fine. So this is your answer. Now next question, what does it say? Sum of 5th and 9th term of an AP is 72. Okay, and sum of 7th and 12th term of AP is of that same AP, it's 97. Find the AP. This question has been asked in 2009. Okay, so let's solve that. Okay. Okay, now 5th term, 9th term, then 7th term and 12th term. Okay, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं A5 क्या होगा मेरा, A1 plus 4D. Students, I hope and I expect कि अब आपको जब मैं लिखती हूँ कि A5 is equals to A1 plus 4D, then you do not have that confusion. मतलब आप ये questions why I am doing that, बिकॉज मैंने जब आपको कंसेप्ट करवाया A1 प्लस n-1D उस पे बेस्ड, और एक सम ऑफ AP जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस पे बेस्ड ही इस AP से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो रट लो या समझ लो. समझोगे तो आसान होगा, क्योंकि भूल जाओगे तो याद करने की मतलब निकाल पाओगे. राइट, नहीं समझ सकते हो तो रट लो. लेकिन A1 प्लस n-1D is my nth term of an AP. So A5 is equals to A1 plus n-1, that is 5 minus 1D, that is 4D. तो A1 plus 4D. तो अब मैंने लिख दिया, तो आई होप अब आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा. जैसे कि अगर मैं A9 बात करूँ, मतलब 9th term of an AP, so it will be A1 plus 8D. ठीक है, मतलब A9 मेरा क्या होगा, A1 plus 8D. ठीक है, सिमिलरली मेरा A7 पूछा है. A7 क्या होगा, A1 plus 6D एंड A12 क्या होगा मेरा, A1 plus 11D. ठीक है, चलिए अब बोला है कि इन दोनों का सम 72 है और इन दोनों का सम 97 है. ठीक है, चलिए लिखेंगे इनको. ये 72 है, देखो इनको A1 प्लस 4D, A1 प्लस 8D is equals to 72, which we mean by 2A1 plus 4D plus 8D यानी कि 12D is equals to 72. और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, A1 प्लस 6D is equals to 36. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. सिमिलरली I can write for A7 plus A12 is equals to 2A1 plus 17D is equals to 97. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई. अब कुछ नहीं है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करो, खत्म. चलिए अब मेरे को इन दोनों को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, यू नो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मल्टीप्लाई, वापस मल्टीप्लाई ही करने में आ रहा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1, 2A1 प्लस 12D is equals to 72. यही वाली आ गई वापस सेम चीज. अब दिस इज इक्वेशन 1. अब सबट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1 from equation 2, what I'll get,
Subtracting equation 1 from equation 2, what I'll get? Equation 2 लिखिए पहले, क्या है मेरी 2a1 plus 17d is equals to 97, ये मेरी इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या है मेरी 2a1 plus 12d is equals to 72, ये मेरी इक्वेशन 1 है। सबट्रैक्ट कर लो तो a1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास 17d minus 12d, दैट इज 5d is equals to 97 minus 72, what I get? 25. Okay, this implies d is equals to 5. ठीक है, अब d equals to 5 किसी में भी लगा दीजिए, इधर d equals to 5 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 into 5 30, 36 minus 30, that is 6, and a1 I get it as 6. now अब मुझे AP फाइंड करनी है। a1 आ गया, d आ गया, बात ही क्या है, निकाल लेंगे, सिंपल है। अब AP निकालना, therefore AP is 6, d is 5, that means 11, then 11 plus 5 16, sorry 11, then 16, 21 and so on. Fine, this is my required AP. Okay, understood? कुछ नहीं था, जो दे रखा था 5th and 9th टर्म का सम था 72, तो उन दोनों को सम करके 72 निकाल दिया। 7th और 12th सम का 12th टर्म का सम दे रखा था 97, सो आई डिड द सेम, a7 plus a12 निकाल दिया, 97 से इक्वेट कर दिया। और अब मेरे पास में क्या हो गया, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स सॉल्व कर दिया दोनों वेरिएबल्स के लिए, और एक वेरिएबल था a1, दूसरा वेरिएबल था d। a1 और d निकल गए इन दोनों को सॉल्व करने से। उसके बाद में तो क्या था, AP तो निकल जानी है, a1 plus d, a1 plus 2d, a1 plus 3d and so on, वही किया हमने। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ we will be learning about the topic that is sum Sn of n terms of an AP. Okay, when the first term is given by a1 and the common difference is given by d. Okay, then how we define the sum of n terms of an AP is given by the formula as Sn, that is sum of n terms, is equals to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d in the bracket whole, right? I'll write it over here where a1 is equals to the first term of AP and d is the given common difference When these two values are given, then we find the sum in this with using this formula. Okay. Now let us see that how we will derive this formula. Okay. First of all, write an AP. Let the AP be as A. First term is A. I'll write it here. First term is A. So second term will be given as A plus D. Just a sec, I'll write this properly. Then second term will be defined as A plus D and so on till the nth term will be nth term of an AP is given as A plus n minus 1D
Okay, now we have to find the sum of these n terms of an AP. So write it down. Say for instance we denote it by Sn. Okay, sum of n terms of an AP we are denoting it by Sn. So how it will be? A plus D plus A plus 2D plus so on till A plus n minus 1D. Okay. Now when I have to write it in reverse order, then how I will write this thing? Writing the sum reverse order. ठीक है, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, कैसे करेंगे हम? Sn क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर यानी कि nth टर्म प्लस ऑफ n minus 1th term, that is n minus 2d, plus second last term, third last term, which will be a plus n minus 3d and so on up to a, that is the first term of the AP. Okay, nothing, I have done this. उसी चीज को लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखा है. पहले यहाँ से लिखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन टिल द nth टर्म, फिर उसको रिवर्स ले लिया, तो ऑब्वियसली सम तो सेम ही रहना है, SNC डिनोट होगा. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 1 मान लूं एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 2 मान लूं, नाउ एडिंग 1 plus 2, add equation 1 and 2, what I will be getting? ठीक है, यहां तक मेरा हो गया था. अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा? 2Sn, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, will give me 2Sn, then A plus, मैंने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया, n minus 1d प्लस सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म को एक साथ लिख दिया. a plus d मेरी सेकेंड टर्म है एंड सेकेंड लास्ट टर्म मेरी क्या है? a plus n minus 2d plus third term and third last term, a plus n minus 3d. Okay, a plus 3d and a plus 3d. Yeah. Okay. Now looking on to this, what I will be getting from this? What I get? अगर मैं इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट के देखूं तो वो मुझे क्या मिल जाएगा? 2Sn on the LHS, sorry, and on the RHS what I get? 2A plus n minus 1d plus, यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगी, सॉरी यहाँ पे जो आएगा, एक मिनट स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म जो मेरी रहती है दैट इज 2d नॉट 3d. ओके, सो अगर मैं सेकंड वाले ब्रैकेट को देखूंगी तो उसमें भी क्या आ जाएगा? 2a plus n minus 1d एंड सो ऑन. हर ब्रैकेट मेरा यही हो जाएगा. सॉल्व करने के बाद में अभी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी? n टाइम्स n टर्म्स, क्योंकि मैंने एडिशन तो n टर्म्स का ही किया था, तो मेरे ये a plus n minus 2a plus n minus 1d
कि कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, n ब्रैकेट्स बनेंगे, राइट. सो आई कैन राइट दिस एज 2Sn on the LHS part, and on the RHS part what I can write, n times which bracket, 2a plus right. No issue still that. So Sn, take the 2 on the other side, n by 2, 2a plus n minus 1 d. ठीक है. So this is my required formula. Sum of n terms of an AP. Okay. अब एक और चीज आप देख लीजिए, इस फॉर्मूला का ये तो एक फॉर्म है, ठीक है. Sn इस तरीके से निकाल सकते हैं, and if I bifurcate this formula within the bracket only, I can write this as, I'll do it over here, Sn is equals to n by 2 within the bracket a plus n minus 1 d. I can write this as 2a को मैंने डिवाइड कर दिया, a plus a लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं. अब ये वाली जो चीज है, ये तो क्या है, nth term of an AP, that is the last term of an AP. So what's the other formula that we got it for Sn is n by 2 a plus an, that is the nth term of an AP. ये भी एक फॉर्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. ओके, फाइन, क्लियर विद वन फॉर्मूला, टू फॉर्मूला. ठीक है, अंडरस्टूड. ना जो हमने पहले मैंने सम लिख रखा था उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, व्हाट वाज द सम? Sum of 20 terms of an AP, and the given AP was 1, 4, 7, 11 and so on, right. इनका सम निकालना था 20 terms का. ओके, सो व्हाट आई कैन डू, मेरे को दो ही चीजें चाहिए, दोनों ही मुझे मालूम है. ए मेरा यहाँ पे क्या है 1, और डी क्या है मेरा a2 माइनस a1 करके देख लीजिए. a2 माइनस a1 करिए तो व्हाट आई गेट, 4 माइनस 1 दैट इज 3. ओके, सो दिस इज माय d एंड दिस इज माय a, दैट इज द फर्स्ट टर्म. सो s20 मुझे निकालना है. s20 व्हाट इट विल बी, 20 by 2 in the bracket 2 into a, that is 2 into 1 plus n minus 1, that is 20 minus 1 into d. ठीक है, so this will be 20 by 2 in the bracket 2a 2 into 1 2 plus 20 minus 1 19 into 3, that is 57. 57 outside the bracket, 20 divided by 2 10 into 57 plus 2, that is 59, which is equals to 590, and that is my required answer. Okay, I found the sum of 20 terms of an AP. Fine. So our next question is, we have to find the sum of n terms of an AP whose nth term is given by 2n plus 1. Okay, so let's start solving it. Okay, here nth term, that is an, is given as 2n plus 1. ओके ना, गिविंग n दे रखा है मुझे, तो मैं a1 निकाल सकती हूँ, सिमिलरली a2 निकाल सकती हूँ. a1 मेरा क्या होगा, पुटिंग n is equals to 1, व्हाट आई गेट, 2 into 1 plus 1, that is equals to 3. सिमिलरली फाइंडिंग a2, मैं a2 इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज मुझे d फाइंड करने के लिए, एवरीबडी नोज दैट a2 minus a1 is
D. So find A2 as well. 5. Okay. Now we can find D as A2 minus A1. That is 5 minus 3, that is 2. ओके अब मेरे पास में A1 आ गया, D आ गया. सिंपली Sn में लगाइए. Sn इज इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 d. Put the values of a and d respectively into the formula. N by 2, a is 3, that is 2 into 3 plus n minus 1 into 2. 2 is my d. ठीक है, what are we getting? Sn, I'll get it as n by 2. 2 into 3 is 6 plus 2n minus 2. So what I will be left with? Sn is equals to n by 2. 6 minus 2 is 4. Sorry, 4 plus 2n. ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल दीजिए दोनों टर्म्स में से. Sn is equals to n by 2. 2 common equal 2 is common, then what I am left with? 2 plus n. Okay, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया. n into 2 plus n, and that is my required answer. Clear? No issues? Fine. Now switching on to the next sum. What my next sum says? Find the sum of all 3-digit numbers that are divisible by 7. Okay, हमें सम चाहिए उन सारे 3-digit नंबर का जो कि 7 से डिविजिबल है. ठीक है, चलिए करिए. फर्स्ट 3-digit नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 3-digit नंबर कैसे होगा? 100 से स्टार्ट होगा. 101, 102, 103 and so on. So first number that is divisible by 7 is 105. ठीक है, देखिए 100, 101, 102 ये कोई सा भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता है. सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 15 7 सा 105. ओके, सो ये मेरे को सबसे छोटा 3-digit नंबर मिल गया जो कि 7 से डिविजिबल होता है. नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 112. आफ्टर दैट 17 7 सा दैट इज 119 एंड सो ऑन अप टू द हाईएस्ट 3-digit नंबर क्या है? 999. राइट, हाईएस्ट 3-digit नंबर इज 999. इज 999 डिविजिबल बाय 7? चलिए देखिए, अगर मैं 999 को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 1 4 and then 2, and what's my remainder? What I will be getting is see 1 29 4 आया, 19 2 आया, and I am left with 19 minus 7, that is 5 by 7. Okay, so I should मतलब मैं अगर 999 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 5 मेरा रिमाइंडर आता है. राइट, सो आई शुड सबट्रैक्ट इफ दिस 999 में से मैं अगर 5 सबट्रैक्ट कर दूं, so what I am getting 994 and just try this. 994 is exactly divisible by 7 142 times. If I divide 994, so this is the highest 3-digit number that is divisible by 7. Okay, so I got an AP, right, with the first digit, with the first term as 105, difference as common difference as 7, and the highest number that is the nth term will be 994. Okay, अब मुझे क्या करना है? इन सब का सम फाइंड करना है. सिंपल,
हमने एक और फॉर्मूला देखा, ये Sn का क्या है, Sn क्या होता है, n/2 a1 प्लस an। अब ये फाइंड करने के लिए मुझे एक और चीज चाहिए होगी, आई हैव टू स्टिल फाइंड आउट दिस n। ये 994 ठीक है, हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, बट ये कौन सा टर्म है, व्हिच नंबर ऑफ टर्म इट इज, राइट, ऑफ द एपी, फाइन। सो आई हैव टू फर्स्ट फाइंड दिस n, ओके, क्लियर। तो सबसे पहले मेरे को an निकालना है, हम an इज सॉरी an मेरे पास है, तो मेरे को पहले n निकालना है। तो व्हाट आई बी डूइंग, a प्लस n माइनस 1, b वाला ये लगा के फॉर्मूला लगा के मैं n निकालूंगी, दैट इज द nth टर्म, एंड माय an इज दैट इज द nth टर्म, एंड माय an इज 994 इज इक्वल्स टू 105 into 7। ओके, यहां तक समझ में आ गया। सिंपली आप अप्लाई इट अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, so let's solve for it। 994 is equals to 105 plus n minus 1 into 7। Write it down, 994 is equals to 105 minus 7 and plus 7n। कोई कंफ्यूजन चल है आप? No? 994 105 minus 7 is 98 plus 7n। Okay, now 994 minus 98 is equals to 7n। So 994 minus 98 will give me 896 is equals to 7n। Now my n will be 896 divided by 7. So what it will be giving me? 2 and it will be 1, 2 and 56, that is 8. So 128th term of this AP gives me 994. Okay. Now I can find it as sum of 128 terms of my AP, that is 128 by 2, and A1 was my 105 and AN is my 994. Okay, so now you can solve this. Fine. So take this as a homework that you have to solve this thing, sum of 28 terms of an AP. So now switching on to the next sum and the last sum of today's day. Then in the next class I'll be coming up with more practice questions of AP. Generally those questions that have been come in the previous years of the board exams. Okay. Now this is the last question. What does this question says? As find the number of terms in the series. The series is given as 20 plus 19 1 by 3 plus 18 2 by 3 plus 18 and so on, of which the sum is 300. Explain the double answer. इस वाले सम में ये वाला जो क्वेश्चन है जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे दो आंसर आएंगे और मुझे उसका एक्सप्लेनेशन आई हैव टू प्रोवाइड यू। ओके, चलो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसको मेरे को फाइंड करना है कि कितने टर्म्स को मैं ऐड करूं कि मेरा सम 300 आए। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूशन। Let me write the solution over here and just jot me down the AP again. 20, 19, 2 by 3, sorry 19, 1 by 3. फिर आएगा 18, 2 by 3 plus and so on. ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा a क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है मेरा यहाँ पे 20 है, और d क्या है विच इज a2 माइनस a1 विच इज 19 1/3 माइनस 20। तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3। a आ गया, d आ गया, Sn दे रखा है 300, मुझे n निकालना है, ठीक है। चलिए Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 इन दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। Sn मुझे दे रखा है 300 is equals to n I have to find out n/2, a is 20 that is 2 into 20 plus again n I have to find it, and my d is minus 2/3। okay, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करें इसको। 300 is equals to n/2 40 plus 2/3 and minus 2/3 n, ठीक है। तो 40 प्लस 2/3 अगर हम करने जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा 122/3। यहाँ पे कर लेते हैं 300 is equals to n/2, and I will be getting 122/3। what I did 40 plus 2/3 that is 3 LCM आएगा, तो 3 into 40 that is 120 plus 2 that is 122, 122/3 minus 2/3 n, ठीक है। अब ये चीज 3 एंड ये 2 उस साइड ले जाएंगे हम, so I'll be getting just a sec students, ये 2 भी इस साइड जाएगा और ये 3 भी इस साइड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बच गया 122 माइनस 2n, ओके। ये हो जाएगा मेरा 6 into 3 that is 1800 is equals to, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया ऑन द RHS पार्ट 122n minus 2n square, okay। now dividing the whole equation by 2, what I will left with, and 900 is equals to 122 that is 61n minus n square, or taking n terms also on the LHS part, what I will be getting n square पॉजिटिव हो जाएगा minus 61n plus 900 is equals to 0, okay। now either using the determinant formula आप लगा दीजिए, या split the middle term, split the middle term करेंगे तो 25 and 36 will be the two terms which will be giving me 25 into 36 is 900 and वो मेरे को 61 भी मिल जाएगा उससे, मतलब I'll be splitting this 61 into 25 into 36, 36n minus 25n plus 900 is equals to 0. So what will be my two brackets given as n minus 36। स्टूडेंट्स मैं ये वाला स्प्लिट द मिडिल टर्म यहाँ पे डिटेल में नहीं ले रही हूँ, एंड आई होप दैट यू पीपल मस्ट बी नोइंग इट। वैसे हमारा ये वाला टॉपिक अभी करना भी बाकी है, हम इस टॉपिक को आप बोलेंगे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू डू दिस टॉपिक विद यू। n minus 36 and n minus 25 मेरे दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे is equals to 0, so n will be 36 and 25। Now we are getting that at n equals to 36 and n equals to 25, it will be giving me both sum as 300. How is it possible? See what happens when
as we know that D is negative, so the number of terms in the AP are diminishing. So when it reaches the 31st term, now 31st term of this AP series is 0. Okay, so what happens after 0, then the negative term starts. Okay, so from 26 to 30 तक की जितनी भी टर्म्स होती हैं और 31st से लेके 35th टर्म, वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करती आएंगी. मतलब जो 38 टर्म 31st 0 है, तो जो 38th टर्म है और 32nd टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी. देन 28th टर्म एंड 33rd टर्म they will cancel out each other. So those are the positive terms. ठीक है, और 31st के बाद में नेगेटिव टर्म स्टार्ट होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करती जाएंगे. तो 36th टर्म के बाद में ऐसी आएंगी जो कि कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगी फ्रॉम 36th एंड 25th टर्म्स, राइट. इसीलिए कहा गया है कि 26th टर्म और 25th टर्म दोनों का सम 300 है, right? Understood? So here if I have to write down the explanation part, what I'll write? Since D is negative, so the terms of given AP are diminishing. Diminishing means keep on reducing in its value part. ठीक है. ठीक है, डी नेगेटिव है इसलिए उसके एपी की टर्म्स डिमिनिश हो रही है, राइट, मतलब कम होती जाएगी. एंड 31st टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0. सो टर्म्स आफ्टर 31st to 35th will cancel out with terms 26th to 29th. Okay. Therefore, sum of 25 terms is equals to sum of 36 terms is equals to 300. This explanation you have to write it down. Okay, so this completes with our class today, and I'll be there tomorrow with a new class giving you the more practice sums of arithmetic progression. Thank you students and have a nice day. Thank you.